नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस हमारे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। अब चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप एसएससी का पेपर लगाओ, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने क्या किया कि इतिहास को क्रोनोलॉजी वाइज या कालानुक्रम वाइज लगा लिया। अब क्या है, एक किंगडम में किसी एक किंग को उठाते हैं और उसको पूरी तरह कवर करते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने कवर किया था ऐबक के बारे में, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। इनका प्रारंभिक जीवन क्या था, किस तरह से इनका प्रशासन काल रहा, कैसे इनका जीवन समापन हुआ। आज के सेशन में हम आराम से को पढ़ेंगे, पर एक चीज देख रहे हैं कि इस तरह करने में हमें बहुत समय लग जाएगा, तो सेक्शन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। आज आराम शाह के साथ इल्तुतमिश को भी पढ़ेंगे। बस ये है कि आराम शाह की क्लास आपको दोपहर में और इल्तुतमिश आपको शाम टाइम में देखने को मिलेंगे। अगर सेशन पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। और इस तरह से पढ़ने के लिए, इसके अलावा बाकी सेशंस के लिए हमारे चैनल द एग्जाम बडी को फॉलो करिएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं हम आराम शाह के बारे में, पर उससे पहले एक बार समझते हैं स्टेप वाइज। कल मैंने देखा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनका प्रशासन काल कब से रहा। क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, सबसे लंबे समय तक किस वंश ने या सल्तनत काल के किस वंश ने सबसे लंबे समय तक भारत में प्रशासन किया। तो आपको पता होगा तुगलक वंश। सबसे न्यूनतम कम समय तक किसने किया, खिलजी वंश। इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये इनके कालानुक्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक एक वंश के राजा के बारे में। जैसे हम लोगों ने देखा था कि गुलाम वंश को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। गुलाम वंश में सभी सभी तुर्की शासक थे, परंतु उसके साथ उनके वंशज अलग अलग, जैसे कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था खिलजी वंश के बारे में कि खिलजी वंश में कौन कौन से किंग हुए, यासुम तुगलक वंश में क्या हुए, सैयदवाद राजवंश का क्या था, लोधी वंश का क्या था, कुतुबी वंश के बारे में चढ़ा। गुलाम वंश, अरे इस चीज को सही हो जाएगा, ठीक है। 1206 से 1290 तक। कुतुबी वंश में हम लोगों ने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह के बारे में आज चर्चा हो जाएगी। शमसी वंश आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसरूर शाह, नसरुद्दीन के बारे में। बलबनी वंश में बलबन, कैकुबाद की उमर। इसके बाद हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवनी के बारे में पढ़ा कि अच्छा ये जो एक फ्री गिफ्ट का टाइटल आ रहा है ये क्या, इस चीज को समझना। बेटा देखो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा होगा गिफ्ट करके, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, वहां से आप लोगों को एक गिफ्ट मिलेगा। क्या गिफ्ट होगा, कैसे होगा, उसके बारे में देखिएगा, पहले फॉर्म भर लीजिए। है क्या, आप देखो बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये गुलाम थे। गुलाम भी एक नॉर्मल गुलाम होता है कि इनके माता पिता भी गुलाम थे, ये भी गुलाम थे, परंतु ये स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम थे, इसलिए इन्हें मामूलक कहा गया। और इस पूरे के पूरे वंश का, जिस वंश को इन्होंने स्थापना की, इसको गुलाम वंश या मामूलक वंश कहते हैं। मामूलक क्यों, क्योंकि मामूलक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न परतंत्र संतान। अब ये जो काल पीरियड था, इसमें गुलामों की स्थिति गुलाम जैसी नहीं थी। गुलामों की स्थिति ये थी कि वो भारत में या पूरे विश्व में किसी ना किसी पद को भी धारण करते थे। अगर व्यक्ति शिक्षित है, योग्य है, तो योग्यता अनुसार उसे काम दिया जाता था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे तो इनको समय समय पर लोगों ने खरीदा। ये खरीदते खरीदते गौरी के पास आए। गौरी ने देखा कि इनकी सैन्य शक्ति बहुत है, तो ना केवल इन्हें आमीर आखूर का पद दिया, बल्कि सूबेदार भी बनाया। धीरे धीरे जाके सुल्तान बनने गए, परंतु ये इन्होंने कभी भी सुल्तान की पदवी नहीं धारण की। ये सिपाही सालार और मलिक की पदवी के साथ प्रशासन करते रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इनके प्रमुख युद्ध है 1494 चंदावर का कन्नौज युद्ध। भारत में पूरी पूरी सत्ता स्थापित होती तरह इनके सेकेंड वार के बाद। 1206 में दम्यक नदी के किनारे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये दिल्ली से दिल्ली से लाहौर वापस लौट जाते हैं और लाहौर में फिर प्रशासन करते हैं। लाहौर लौटने के लिए आमंत्रण पत्र दिया था तुर्की शासकों ने। वहां के जो कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे, उन्होंने ऐबक को दिल्ली से बुला के लाहौर संभाल लिया। और ये तो कितना कुशल शासक था, लाहौर की सत्ता संभाल लाता, साथ ही साथ उसने भारत में जो दिल्ली का राज क्षेत्र था, यहाँ पर भी किसी को कब्जा नहीं करने दिया, बल्कि यहाँ की भी सुरक्षा करता रहा। इसी क्रम में 1210 ईस्वी में चौगान, जो आधुनिक पोलो बोलते हैं, इसको खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत लोगों ने क्या किया, इसका पुत्र था आराम शाह। पुत्र का क्या नाम था, आराम शाह। आराम शाह को राजा नियुक्त कर दिया। आराम शाह को राजा तो नियुक्त कर दिया, परंतु ये अयोग्य था।
अकुशल था, मतलब कुशल नहीं था। पहली बात तो ये अयोग्य रहा, साथ साथ ये अल्पायु का था। अब ये नवयुवक ही था। ये अपने पिता श्री कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह फिट नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह इसने क्षमता नहीं थी। लोगों ने समझा कि एक अयोग्य शासक इसको क्यों दिल्ली की सत्ता पे स्थापित करें, तो लोगों ने आराम शाह को हटाने के लिए इल्तुतमिश को लेटर लिखा और इल्तुतमिश को आमंत्रण पत्र दिया, निमंत्रण पत्र भेजा। ये निमंत्रण पत्र किसने भेजा? दिल्ली की जनता ने और तुर्की सरदारों ने। तुर्की सरदारों और दिल्ली की जनता से निमंत्रण पाके इल्तुतमिश वहां से वापस आता है। वापस आने के बाद वो आराम शाह की हत्या कर देता है। यही देखो मिनाज उल सिराज क्या लिखते हैं ऐबक के बारे में। ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदय बादशाह था, इसलिए इसे लाख बख्श, कुरान खां, हातिम द्रुती की उपाधि मिलती है। स्थापत कला में इसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। साथ में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया। दिल्ली में इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। मिनाज उस सिराज लिखते हैं, जब मौत आई तो 607 हिजरी या 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय वो घोड़े से गिर गया, घोड़ा उस पर गिर गया, काठी के सामने का उठा हुआ हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक की छाती में घुस गया और उसकी मृत्यु हो गई। एबीएम महबूबा लिखते हैं, ऐबक में एक साहस, तुर्क का साहस और ईरान की उदारता थी, उदारवादी थे। हजन निजामी लिखते हैं, कुतुबुद्दीन अपनी प्रजा के समान रूप से न्याय प्रदान करता था और राज्य की शांति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। अब जब हम लोग आराम शाह को देखते हैं तो आराम शाह के बारे में 2-3 पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पे बैठा दिया, परंतु ये तुर्क सरदार नागरिक इससे संतुष्ट नहीं थे। ये आराम से एक अयोग्यवान नवयुवक था। इसमें दिल्ली सल्तनत की विपरीत परिस्थितियों में तुर्की साम्राज्य के लिए योग्य एवं अनुभवी या अनुभव होने की क्षमता नहीं थी। आराम शाह आराम करने आए थे, 8 माह तक इन्होंने आराम किया। इसके बाद यही दिल्ली के तुर्क और नागरिकों ने इल्तुतमिश को लेटर लिखा कि आप दिल्ली का प्रशासन संभाल लीजिए। इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर सुल्तान का पद धारण किया। ऐसे में आराम शाह ने इल्तुतमिश पर आक्रमण कर दिया, लेकिन युद्ध में पराजित होने पर उसे मार दिया। अब आराम शाह का प्रशासन काल केवल 8 महीने था और ये जो मारा था, ये मारा था जड़ के युद्ध में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को हम लोग कल के दिन देख चुके हैं, इस वजह से नहीं देखेंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपको अलग से अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के ये प्रमुख क्वेश्चन रहेंगे जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए कभी भी, और ये पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन थे। आप हम लोग आज के सेशन को देखते हैं आराम शाह के बारे में। देखो बेटा, आराम शाह के बारे में आपको ध्यान दिया होगा कि 1210 ईस्वी में आराम शाह के बारे में एक ही लाइन आती है। अगर इतिहास को देखें तो इतिहास में किसी भी लेखक ने आराम शाह के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा है। आराम शाह के बारे में बहुत कम देखने को मिलता है कि इनके बारे में किसी ने कोई वक्तव्य लिखा है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक अर्थात आराम शाह के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इनका पुत्र आराम शाह दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। अब आराम शाह के दिल्ली गद्दी पे बैठ तो जाता है, परंतु इससे तत्कालीन तुर्की सरदार, वहां दिल्ली की जनता कोई भी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि आराम शाह को पास पहली बात अनुभव नहीं था, ये अनुभवहीन थे। अनुभवहीन के साथ ये नवयुवक थे, तो कोई भी ऐसा नहीं था व्यक्ति जो ऐबक के बाद आराम शाह को राजगद्दी संभालने देते। और साथ ही साथ ऐसा भी लिखा गया है कि आराम शाह के बारे में बहुत अच्छी से एक पॉइंट कोट की गई है कि आराम शाह को दिल्ली की विपरीत परिस्थितियों को संभालने का अनुभव ही नहीं था और लोग मानते भी नहीं थे ये कभी संभाल पाएंगे, जिस वजह से तुर्की जनता ने, मतलब जो तुर्की दरबारी थे, तुर्की सरदार थे, तुर्की सरदारों ने और दिल्ली की जनता ने एक लेटर लिखा इल्तुतमिश को और इल्तुतमिश को आमंत्रित किया कि वो दिल्ली की जनता पे शासन कर ले। तब इल्तुतमिश, याद रखना, तुर्की सरदारों के आगमन पे आराम शाह के प्रशासन के लगभग 8 माह बाद इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य युद्ध होता है, जो जड़ का युद्ध होता है, और इसमें इल्तुतमिश विजयी हो जाता है और इल्तुतमिश फिर भारत में वास्तविक सत्ता का स्थापना करता है या भारत में वास्तविक गुलाम वंश की स्थापना करता है। 8 माह के इस युद्ध के दौरान तो अब यहाँ पे इतिहासकारों का मानना अलग अलग है।
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी, परंतु ये हत्या करने की बात को ना मान के कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि आराम शाह दिल्ली की सत्ता को छोड़कर गायब हो गया। दिल्ली की सत्ता को छोड़कर अपनी जान बचाते हुए गायब हो गया। कुल मिला के ये है कि आराम शाह के बारे में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, केवल थोड़ा थोड़ा पॉइंट देखने को मिलता है। 8 माह के प्रशासन काल में कोई खास इतिहासकार भी नहीं थे जिन्होंने इनके बारे में लिखा हो, या कोई ज्यादा इन्हें समझ भी नहीं पाया। इतिहासकारों के इसमें दो मत है, दिल्ली इल्तुतमिश ने हत्या कर दी, दूसरा है दिल्ली की सत्ता को छोड़कर वह भाग गया। अब कल के सेशन में या आज शाम को हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, सैन्य और राजनीतिक कौशल के साथ। इसके मुख्य नामों में दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक, गुलामों का गुलाम कहा जाता है, बदायूं का सूबेदार था, प्रथम सुल्तान बनता है। साथ ही इल्तुतमिश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साम्राज्य का स्वामी। तो साम्राज्य का स्वामी, इसकी इस घटना को हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे। बदायूं क्या थे? उस समय की सबसे ज्यादा एकता देने वाली प्रथा। अब देखो इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश पहली बार तो ऐबक का गुलाम था। ऐबक का जब गुलाम था तो ऐबक ने इसे सर-ए जहांदार की उपाधि दी थी। किसकी? सर-ए जहांदार की उपाधि थी। सर-ए जहांदार मतलब क्या हुआ? राजधर्म, अंगरक्षकों का प्रधान। संघ जादार का राज दरबार में जो अंगरक्षक हैं उनका प्रधान होता था ये। फिर इसके बाद इल्तुतमिश ने इसके पद को बढ़ा दिया और पद को बढ़ा के इसको अमीर शिकार की उपाधि दी। अमीर शिकार का पद का क्या काम था? इनका काम था राज दरबार में ये राज दरबार का वह मुख्य व्यक्ति होता था जिसका कार्य होता था सुल्तान के लिए शिकार की व्यवस्था करना। आमिर शिकार के बाद ये ग्वालियर का सूबेदार बनता है या ग्वालियर का इक्तेदार बनता है। फिर ये बदायूं का सूबेदार बनता है। पहले कहाँ का? पहले बनता है ग्वालियर का किलेदार, फिर बनता है बुलंदशहर का इक्तेदार, फिर बनता है ये बदायूं का सूबेदार। बदायूं के सूबेदार रहते हुए ही 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आराम शाह शासन में बैठते हैं। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश को बुला लिया जाता है। अब इल्तुतमिश को जब से बुलाया जाएगा इस बारे में सेशन को हम लोग शाम को चर्चा करेंगे, या हम लोग शाम की सेशन में कंप्लीट पॉइंट्स पढ़ेंगे। शाम का सेशन 2 पॉइंट्स में होगा, एक तो इनके प्रारंभिक जीवन में राजनीतिक जीवन के बारे में, साथ ही इसके पूरे कालक्रम के। ये सेशन पीवाईक्यूज सीरीज में भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज से जुड़ना है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जुड़ना है तो द एग्जाम बडी को फॉलो कर लीजिएगा। और आज के दिन, आज है आप लोगों की 14 तारीख, 14 जून को हम लोग पेट 2025 के बारे में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले, जिसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, इससे जुड़िएगा जरूर। मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स उत्पन्न होते हैं तो कमेंट करके बोलिएगा। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।